आज की इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। इस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, उसे भी आप सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती, ये एनसीईआरटी प्राचीन भारत की यदि आपको समझ में नहीं आती तो आपको धीरे धीरे ये बुक भी आपको समझ में आने लगेगी, यदि आप रेगुलर इस क्लास को फॉलो करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आज का जो टॉपिक है, आप अपने सम्मुख बुक को रख सकते हैं। टॉपिक है आज का उत्तर शहरीकरण का काल। उत्तर शहरीकरण का काल यानी इसके थ्रू आउट हम उन हड़प्पा स्थलों के बारे में जानेंगे जो हड़प्पा स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहे। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट हम कुछ ऐसे स्थल देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं, जिन्हें प्री हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है, प्रोटो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आद हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम सीखते हैं, जानते हैं जो विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, और इसके थ्रू आउट हम उन स्थलों के बारे में हमें सीखने को मिलता है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वो जारी रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वो जारी रहते हैं। और कुछ ऐसे स्थल हैं जिसमें हमें प्रोटो हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का जो लक्षण होता है वो भी दिखता है। तीनों लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे स्थल हमने ताम्रप्रसार युग का जो चैप्टर हमने आपको बताया था, उस ताम्रप्रसार युग के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कुछ स्थल आपने देखा था। ताम्रप्रसार युग की क्लास जो हमने ली है यूट्यूब पे, उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल थे जो हड़प्पा सभ्यता के पहले थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लिए आधार तैयार किए, एक बेस, जिन्हें हम आद हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्री हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के जस्ट पहले का। और कुछ ऐसे स्थल के बारे में हमने डिस्कस किया था जो हड़प्पा सभ्यता के समय के, यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता के टाइम के थे, और कुछ ऐसे स्थल थे जिनमें जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद के थे। जो ताम्रप्रसार युग ऐसी संस्कृति जो तांबे और टिन के मिश्रण पर आधारित थी। ताम्रप्रसार युग संस्कृति जो थी किस पे आधारित थी? तांबे और टिन के मिश्रण पर आधारित थी। तो कुछ ऐसे स्थल हमने आपको बताए थे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जो स्थल जारी रहते हैं, वो हमने आपको ताम्रप्रसार युग में बताया था। और कुछ ऐसे स्थल थे जिसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले का भी लक्षण है, हड़प्पा सभ्यता के समय का भी लक्षण है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद का भी लक्षण है। आज हम इसमें उन स्थलों के बारे में सीखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहते हैं, जिनको हम उत्तर शहरीकरण का काल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम उत्तर शहरीकरण का काल के नाम से जानते हैं। इस हेडिंग को समझने के लिए आप जो ताम्रप्रसार युग का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके आपको इस लेक्चर में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। आप ताम्रप्रसार युग से महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जान सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं। उत्तर शहरीकरण का काल यानी अब हम उन स्थलों के बारे में जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहते हैं, जिनको हम उत्तर शहरीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के भारतीय क्षेत्रों में कई उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के भारतीय क्षेत्रों में कई उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई, जिसके तहत जम्मू में इस पॉइंट को आप हाईलाइट करिएगा, आपको यहाँ पे सीखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या एंगल होगा पूछने का, कि हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहे, या हड़प्पा सभ्यता वो कौन से स्थल हैं जिन्हें हम उत्तर शहरीकरण के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? उत्तर शहरी हड़प्पा। वो कौन से निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल है जो उत्तर शहरी हड़प्पा को इंगित करता है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहा। एक इंपॉर्टेंट एंगल होगा क्वेश्चन बनने का, तो हमें पता होना चाहिए वो कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहते हैं, जिन्हें हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। पंजाब, इसमें आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र आते हैं। इनको हम
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के क्षेत्र को हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमें उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई, जिसके तहत जम्मू में मंड, जम्मू में मंड, पंजाब में चंडीगढ़ एवं शंघोल। मंड कहाँ का है? जम्मू का है। मंड जम्मू में लोकेटेड है और चंडीगढ़ एवं शंघोल ये पंजाब में लोकेटेड है। दौलतपुर एवं मिथले हरियाणा में स्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एवं हुलूस का उल्लेख किया जा सकता है। अब ध्यान से मैं इस फैक्ट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुलेट पॉइंट है ये। मंड जो उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू में स्थित है। मंड जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहा। मंड ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू में स्थित है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मंड जो जम्मू में स्थित है, इसे हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ एवं शंघोल, इसे भी हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ एवं शंघोल जो पंजाब में स्थित है, चंडीगढ़ एवं शंघोल जो पंजाब में स्थित है, चंडीगढ़ एवं शंघोल जो पंजाब में स्थित है, इसे भी हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ एवं शंघोल जो पंजाब में स्थित है, इसे भी हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। दौलतपुर एवं मिथले जो हरियाणा में स्थित है, इसे भी हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। दौलतपुर एवं मिथले जो हरियाणा में स्थित है, इसे भी हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। आलमगीरपुर एवं हुलस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर एवं हुलस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप बुलेट पॉइंट कह सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम और शेड पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। यहाँ से अभी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस कम पूछे गए, बहुत ही कम पूछे गए, ना के बराबर पूछे गए, लेकिन 2025 या 2026 की बात करें या 2027 की बात करें तो संभावना है कि ये कुछ इस टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्वेश्चंस कभी पूछा भी नहीं गया ज़्यादा यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का ये, तो आपको पता होना चाहिए। आपको हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों के बारे में जानना चाहिए जिसे हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, यानी वो स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहते हैं। जैसे कल की क्लास में हमने आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण स्थल थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, हड़प्पा जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये दोनों महत्वपूर्ण स्थल ईसापुर 19वीं सदी तक इन दो महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का ईसापुर 1900 शताब्दी तक पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो विकसित हड़प्पा सभ्यता की टाइमलाइन है, वो 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। विकसित हड़प्पा सभ्यता की जो टाइमलाइन है वो 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और 1900 के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहे, उसमें आते हैं जो अभी हमने जिक्र किया। उन्हीं हड़प्पा स्थलों को हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ये 1900 से 1500 के बीच, ईसापुर 1900 से ईसापुर 1500 के बीच जारी रहते हैं। यानी जिन हड़प्पा स्थलों का जिक्र मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जिसको हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहे, ये कब से कब तक जारी रहे? ईसापुर 1900 से ईसापुर 1500 तक ही जारी रहे। और दो महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पतन ईसापुर 1900 शताब्दी तक हो गया था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। अब आगे देखिएगा,
ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के हुलस में, ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर, इसको भी आप हाईलाइट करिएगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इस फैक्ट को भी आप हाईलाइट करिए। ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के हुलस में हड़प्पा ने चावल की खेती को अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज़ अ बुलेट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के हुलस में हड़प्पा ने चावल की खेती को अपनाया। यानी ये जो ये जो स्थल उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, इन यहाँ पे किन स्थलों पर हमें ये देखने को मिलता है कि इन लोगों ने चावल की खेती को अपनाया? हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के हुलस में ये हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने चावल की खेती को अपनाया। उत्तर भारत में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरा के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज द बुलेट पॉइंट, दैट इज द बुलेट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरा के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरा के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरा के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे। आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे, जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कपड़ानुमा शैली से अनुमान लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे। आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे, जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कैसे पता चलता है? जैसे कि हड़प्पा बर्तनों पर कपड़ा नुमा शैली से अनुमान लगाया जा सकता है। हमें कैसे पता चलता है कि आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे? ये हमें कैसे पता चलता है? जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कपड़ा नुमा शैली से अनुमान लगाया जा सकता है। हड़प्पा बर्तनों पर जो हमें कपड़ा नुमा शैली देखने को मिलती है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर कम डिज़ाइन मिलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर कम जटिल डिज़ाइन मिलती है। हालांकि कुछ नए बर्तन के स्वरूप भी मिलते हैं। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर कम जटिल डिज़ाइन मिलते हैं। हालांकि कुछ नए बर्तन के स्वरूप भी मिलते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन हैं, हड़प्पा सभ्यता के बर्तन काफ़ी चमकदार होते थे, चमकीले होते थे, उस पर काफ़ी डिज़ाइन भी की जाती थी, चित्रित भी होते थे। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो उत्तर शहरी हड़प्पा यानी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद है, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर कम जटिल डिज़ाइन मिलते हैं। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि कुछ नए बर्तन के स्वरूप भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवानपुर के चित्रित भूरे बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूप से मिलते हैं। भगवानपुर के चित्रित भूरे बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूप में मिलते हैं, लेकिन इस समय तक हड़प्पा संस्कृति अपनी पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसमें आपका होमवर्क है, आपको देखना कि भगवानपुर प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में स्थित है। भगवानपुर एक लोकेशन, यहाँ पे सिंसेटिक बुक में भगवानपुर लोकेशन का साइट का उल्लेख किया जा रहा है। आपको देखना है कि ये भगवानपुर प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में स्थित है। भगवानपुर के बारे में क्या कह रहा है? भगवानपुर के चित्रित भूरे बर्तन के कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूप से मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको हाईलाइट कर सकते हो।
भगवानपुर के चित्रित भूरे बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूप से मिलते हैं, लेकिन इस समय तक हड़प्पा संस्कृति अपनी पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जब हम कहेंगे तभी आप हाईलाइट करना। उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे हाईलाइट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली है, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता जारी रही, उनमें हमें जिनको हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, यानी जो इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हैं, जो 1500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहते हैं, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिलती। यानी जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहे, वहाँ पे हमें लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिलती है। गुजरात में यदि हम बात करें गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ऊपर वाला हाईलाइट कर लिया कि उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको आप हाईलाइट करें, उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली। अब मैं अगर यूपीएससी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछने का क्या एंगल होगा, अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। इसे स्टेटमेंट में डाल दिया कि उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु मिलती है। इसने स्टेटमेंट में क्या डाल दिया, उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु मिलती है। तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या सीख के जा रहे हैं, हम यहाँ पे ये सीख के जा रहे हैं कि उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली है। उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ये एक एंगल हो गया। तो मैं बार बार एंगल डिस्कस करता हूँ कि जो स्टेटमेंट, जो कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी की बुक से सीख रहे हो, यूपीएससी एग्जाम में उसे टर्न करके, घुमा करके कैसे पूछा जाता है कि ताकि आप एग्जाम में गलत कर दो, कैसे टर्न करते हैं, ये एंगल आपको उसी टाइम देख लेना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट पढ़ें और ये लग रहा है कि इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन, इस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनने का ये एंगल दिख रहा है यहाँ से, तो आप उसके मल्टीपल एंगल को डिस्कस कर लें कि क्या क्या एंगल हो सकता है। तो जब आपके माइंड में एंगल सेट रहेगा तो क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटीज आपकी कम रहेगी। गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन मापने की विधि और टेराकोटा केक अनुपस्थित थे। गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन मापन की विधि और टेराकोटा केक अनुपस्थित है। ये भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन माप, घनाकार पत्थर के जो वजन माप होता था, घनाकार पत्थर के जो वजन मापन होता था कि विधि और टेराकोटा केक भी क्या थे, अनुपस्थित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हो गया। किस लोकेशन पे, एक तो आपने देखा, आपने ये सीखा कि उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली। दूसरा आपने ये सीखा कि गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन मापन की विधि और टेराकोटा केक अनुपस्थित थे। साधारणता, टेराकोटा के बारे में आपको बार बार बताया कि टेराकोटा जो होता है मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं होती हैं। टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई टेराकोटा जो होता है पकी हुई मिट्टी की बनी वस्तुएं होती हैं जो आकार में भद्दी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकार की होती हैं। साधारणता सभी उत्तरी शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियां और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपने विकसित हड़प्पा सभ्यता में देखा कि आपको महिलाओं की और पुरुषों की टेराकोटा मूर्तियाँ देखने को मिलती है, कांस्य की मूर्ति आपको देखने को मिलती है विकसित हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन यदि हम उत्तर शहरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहती है, जो 1500 ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहती है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी बुलेट पॉइंट है। साधारणतः सभी उत्तरी शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियाँ और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। साधारणतः सभी उत्तरी शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियों और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। तो आपने इस फैक्ट में क्या सीखा कि साधारणतः सभी उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियाँ और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ।
हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। तो जहाँ विकसित हड़प्पा सभ्यता में आपको पुरुषों की और महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियाँ देखने को मिलती है और आपको कांस्य की प्रतिमा देखने को मिलती है। विकसित हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। वहीं यदि हम बात करें उन स्थलों की जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहते हैं, यानी जो ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहते हैं, जिनको हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हमें इसका अभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या देखना, यहाँ पे हमें मानव मूर्तियाँ और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। फिर से एक बार इस फैक्ट को आप बोल देता हूँ, हाईलाइट कर सकते हैं। साधारणतः सभी उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानव मूर्तियों और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये फैक्ट जो क्या, इस फैक्ट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। यदि हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जो 1900 ईसा जो 2400, यदि हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें जो 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जारी रहती है, और जो विकसित हड़प्पा सभ्यता जो 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच जारी रहती है, यहाँ पे हमें टेराकोटा मूर्तियाँ, महिलाओं की, पुरुषों की टेराकोटा मूर्तियाँ देखने को मिलती है, कांस्य की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। चित्रकारी भी हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है विकसित हड़प्पा सभ्यता में। वहीं यदि हम उन स्थलों की बात करें जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहते हैं, यानी जो ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहते हैं, वहाँ पे हमें मानव की जो मूर्तियाँ होती हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की मूर्तियाँ आती हैं, टेराकोटा मूर्तियाँ आती हैं, कांस्य की मूर्तियाँ आती हैं, और इसके साथ ही साथ